हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज, मेरठ। व्यूवर्स, कल मैंने ऑडिटिंग का जो सब्जेक्ट है एमसीक्यू सीरीज़ में होता है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो उसका एक क्वेश्चन बैंक मैंने तैयार किया था, तो जिसके दो पार्ट मैंने कल अपलोड किए थे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब आज लास्ट पार्ट है, इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें लगभग मैं आपसे 70-80 क्वेश्चन मेरे पास और बचे हैं, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2016 से लेकर के 2020 में पिछले 5 सालों में आए हुए क्वेश्चन है। तो वो एक ही जगह मैंने कर दिए हैं, लगभग कुछ क्वेश्चन इसमें 3-3, 4-4 बार भी आए हुए हैं, तो ये सारे एक जगह कर दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है। इसको क्वेश्चन बैंक का इसलिए मैंने नाम दिया है, तो सीक्वेंस चेंज कर दिया था। और कल ही मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ऑडिटिंग का 2020 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया था। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। इसमें दो तरीके की आप प्लेलिस्ट देखेंगे, तो उसमें एक तो ऑडिटिंग चैप्टर वाइज है और एक ऑडिटिंग सोल्ड पेपर है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सोल्ड पेपर है, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बैंक मिलेंगे आपको, ये ऑडिटिंग चैप्टर वाइज वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मिलेंगे आपको। ठीक है व्यूअर्स, चलिए। वैसे बीकॉम थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और इसमें लगभग 68,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैंने अब तक अपलोड किए हैं। तो अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे हैं या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी, पीजीटी या एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेक्षण विशेष से संबंधित विस्तृत विवरण रहता है, तो वो कहलाता है अंकेक्षण कार्यक्रम। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है कि अंकेक्षक के चरणबद्ध कार्य हेतु एक प्रभावपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। तो सी सरल, स्पष्ट, लिखित, मितव्ययी व लोचपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, तो एक्चुअली वो लोचदार होना चाहिए। लोचदार का मतलब ये होता है कि परिस्थितियों के हिसाब से अगर हम उसमें चाहें तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए तो वो लिखित होना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए तो वो लिखित एवं लोचदार होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और विस्तृत होना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी ऑप्शन। ठीक है, किसी नई संस्था के अंकेक्षण के पूर्व, तो तीनों ऑप्शन ठीक हैं कि कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, संस्था के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है और लेखाकर्म की पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है व्यूअर्स, तो तीनों ऑप्शन इसमें ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अंकेक्षण नोटबुक है, तो सी अंकेक्षण डायरी जो अंकेक्षण रिकॉर्ड की निगरानी रखती है। अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व अंकेक्षक सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी जांच करता है? ए आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुपये 4,100 के क्रय को लेखा पुस्तकों में 1,400 से लिखा जाए तो यह है, तो ए सही है कि लेखे की अशुद्धि है ना, उसको हमने गलत तरीके से लिख लिया। अंकेक्षण व्यवहार समिति, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एपीसी, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी के विधिवत स्थापना कब हुई थी? तो बी सही है, 17 सितंबर 1982 को। ठीक है, इसमें डेट आपको याद रखनी है, 17 सितंबर 1982 को। रिलायंस कंपनी के लिए अंकेक्षण है तो आवश्यकता है एक। फुटकर या छोटे व्यापारी के लिए अंकेक्षण होता है, तो ऑप्शन बी विलासिता। चालू अंकेक्षण विशेषतः आवश्यक नहीं है, तो सी सही है कि लघु संस्थाओं के लिए। ठीक है, संपत्तियों का निरंतर प्रयोग है, तो बी सही है, ह्रास का आंतरिक कारण। अंकेक्षण का उद्देश्य है,
तो ए ऑप्शन सही है कि अंतिम तिथि को व्यवसाय की सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करना, व्यवसाय का सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करना। एक सफल अंकेक्षक के उपार्जित गुण क्या हैं? ए, जो प्रशिक्षण तथा अध्ययन से आते हैं। अंतरिम अंकेक्षण का दोष है, तो ए सही है, अंक परिवर्तन का भय। वैधानिक अंकेक्षण होता है, जो वैधानिक अंकेक्षण होता है ऑप्शन ए सही है, वो अनिवार्य होता है। ठीक है। अंकेक्षण से क्या आशय है? तो सी सही है कि लेखा पुस्तकों की विशिष्ट जांच से। एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए, सी शंकालु। एकाकी व्यवसाय के लिए लेखा पुस्तकों का अंकेक्षण होता है, ऐच्छिक। अंकेक्षण की अवधि होती है तो केवल 1 वर्ष होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामान्यतः एक अंकेक्षक होता है, तो सी अंशधारियों का एजेंट। एक समय पर एक कंपनी अंकेक्षक कितनी कंपनियों से अधिक का अंकेक्षक नहीं बन सकता? बी 20 से अधिक कंपनियों का। आचार नीति एवं वैधानिक जिम्मेदारी में संभावित किसी भी विरोध की स्थिति में अंकेक्षक सलाह देगा, सी वैधानिक सलाहकार की। 10,000 रुपये की एक मशीन क्रय की गई, लेकिन इसे क्रय खाते में डेबिट कर दिया गया, तो यह अशुद्धि है। तो ये है एक सैद्धांतिक अशुद्धि। ठीक है। अंकेक्षण व्यवहार समिति जो एपीसी है, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी ICAI द्वारा। ठीक। अंकेक्षक को सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार है, तो सी कंपनियों के अधिकारियों से। भारतीय कंपनियों के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का अंकेक्षण करना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है? आंतरिक अंकेक्षण। वर्ष के अंत पर किया गया अंकेक्षण क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं ए, या तो नियतकालीन कहते हैं या सामयिक अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है। अंतरिम अंकेक्षण 2 डैश के मध्य किया जाता है, तो वो अंतिम अंकेक्षणों के मध्य किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अशुद्धि को खोजने के संबंध में अंकेक्षक को तलपट या परीक्षा सूची के मिलान को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है? तो डी ऑप्शन सही है कि 12,000 रुपये के मूल्य के फर्नीचर की खरीदारी कार्यालय व्यय संबंधी खाते में डेबिट की गई। ठीक। आंतरिक अंकेक्षण क्या है? तो वो आंतरिक नियंत्रण है, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस व्यवसाय के लिए वैधानिक अंकेक्षण आवश्यक है? तो जो एक सहकारी समिति होती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसके लिए वैधानिक अंकेक्षण आवश्यक होता है। किस परिस्थिति में निरंतर अंकेक्षण अधिक उपयोगी होता है? तो तीनों ही स्थिति ठीक है कि जब वित्तीय अवधि समाप्त होते ही अंतिम खातों और चिट्ठे की आवश्यकता हो, जब आंतरिक नियंत्रण की कोई अन्य समुचित व्यवस्था न हो, और जब विस्तृत जांच करनी हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ठीक है। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य है, तो ये भी तीनों रीजन ठीक हैं कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा करना, अपने आवश्यक सुझाव देना और कपटों व त्रुटियों का पता लगाना। तो डी ऑप्शन ठीक है कि उपयुक्त सभी, है ना, तीनों रीजन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसके ऑप्शन छोड़ दीजिएगा सी और डी। ग्राहक द्वारा माल की वापसी की प्रविष्टि होनी चाहिए, तो दोनों बुक्स में होनी चाहिए, विक्रय वापसी बुक पुस्तक में और स्टॉक खाते में। ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक है, ए और बी दोनों में। 10,000 रुपये की एक पुरानी मशीन बेची किंतु विक्रय खाते को क्रेडिट किया गया, तो यह
अशुद्धि है, तो ये भी एक सैद्धांतिक अशुद्धि ही है। भारत में लेखाकर्म की शिक्षा का अनुसरण सर्वप्रथम किस सरकार ने किया? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा। CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में मुंबई सरकार ने। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन डी सही है कि व्यापार की स्थिति को प्रमाणित करना। सरकारी अंकेक्षण से आशय है, तो ऑप्शन ए सरकारी विभागों के खातों का अंकेक्षण। अंकेक्षण है ऑप्शन बी रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह। निम्नलिखित में से अंकेक्षक का कौन सा कार्य है? तो तीनों ही कार्य हैं कि लेखों की गणितीय जांच करना, अगर कोई भी अशुद्धियों का होती है तो उनका पता लगाना और रोकना, छल कपट का पता लगाना तथा रोकना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक नए साझेदार के प्रवेश के समय कराए गए अंकेक्षण को कहते हैं, तो उसे आकस्मिक अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा की गई गड़बड़ी का पता लगाना कठिन है? तो जो प्रबंधक व लेखपाल होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनके द्वारा। संस्था से बाहर भेजे जाने वाले माल का लेखा किया जाता है, तो माल प्रेक्षण पुस्तक में। नियोक्ता के लिपिकों द्वारा की गई त्रुटि के लिए अंकेक्षक कर्तव्य भंग के लिए उत्तरदायी है? नहीं है। अंतिम खाते के पूर्ण होने पर किया गया अंकेक्षण कहलाता है, तो वो होता है सामयिक अंकेक्षण। ऑप्शन बी वित्तीय अंकेक्षण में कार्य का निष्पादन किया जाता है, तो जो CA होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके द्वारा वित्तीय अंकेक्षण कराया जाता है, तो वो वार्षिक कराया जाता है। चालू अंकेक्षण का दोष नहीं है, तो व्ययशील पद्धति। चालू अंकेक्षण का लाभ नहीं है, तो C कार्य यंत्रवत होना। ठीक है, किन संस्थाओं में चालू अंकेक्षण कराना आवश्यक है? तो जो बैंकिंग संस्थान होते हैं उसमें भी, गैस व बिजली कंपनी में भी, और रेलवे में भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इन सभी में। चिट्ठे की प्रत्येक मद की विस्तृत जांच किस प्रकार के अंकेक्षण के अंतर्गत की जाती है? तो वो होता है चिट्ठा अंकेक्षण, ऑप्शन सी। जब लेखा पुस्तकों की जांच उसी संस्था में किसी योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो ऐसी जांच को कहते हैं? ऑप्शन ए आंतरिक अंकेक्षण। अंकेक्षण को उपक्रम के आंकड़ों, अभिलेखों, क्रियाओं और निष्पादनों की स्वतंत्र प्रणाली व परीक्षण की जांच के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। तो यह परिभाषा किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आई हुई है एग्जाम में। तो ये है ICAI ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बी सत्य है कि अंकेक्षण खातों की पूर्ण सत्यता को आश्वस्त करता है। अंकेक्षक एक बीमाकर्ता नहीं है तथा उसका कर्तव्य केवल उचित सावधानी व कुशलता पूर्वक कार्य करना, यह निर्णय लिया गया है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो C ऑप्शन सही है कि लंदन एंड जनरल बैंक विवाद में चालू अंकेक्षण उपयुक्त है, तो वो एक बड़े संस्थान के लिए। ऑप्शन ए अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को पता लगता है कि लाभ बढ़ाने के लिए काल्पनिक बिक्री को सम्मिलित किया गया है, क्या उसे ऑप्शन सी सही है, इसके लिए अपनी रिपोर्ट मर्यादित करनी चाहिए। अंकेक्षण अनिवार्य है, तो ये भी, और डी ऑप्शन सही है कि जो संयुक्त साहस कंपनियां होती हैं उनको भी, और धर्मार्थ जो ट्रस्ट होते हैं वो भी, और सहकारी समितियों के लिए भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इन सभी के लिए। अंकेक्षण लाभदायक है, तो तीनों ऑप्शन सही है कि अशुद्धि एवं छल कपट कम करने में, ख्याति बढ़ाने में सहायक, और कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अंकेक्षण
सुरक्षा के हित में है? तो देखिए, मालिकों की भी सुरक्षा के हित में होती है, लेनदारों की भी और विनियोक्ताओं की भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इन सभी की सुरक्षा के हित में होता है। व्यापार का जीवन अनंत है किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये होता है सत्यता का सिद्धांत, ऑप्शन ए। गैर व्यापारिक संस्थाएं तैयार करती हैं, ठीक है, तो वो करती हैं आय व्यय खाता। चिट्ठा अंकेक्षण में जांच होती है, तो वो ऑप्शन सी कि सभी संपत्तियों और दायित्वों की होती है। चालू अंकेक्षण का प्रमुख लाभ है, तो तीनों ही सही हैं कि त्रुटियों और गबन का शीघ्र प्रकट हो जाना, अंतिम खातों का शीघ्र प्रकाशन और विस्तृत और गहन जांच, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि उपयुक्त सभी। माल के गबन को रोका जा सकता है, तो ऑप्शन ए सही है कि स्टॉक पर पर्याप्त अंकेक्षण के द्वारा। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखे जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। तो ये परिभाषा किसने दी है ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दी है J.R. बॉटली बॉय ने। एक कंपनी में अंकेक्षक कौन हो सकता है? तो देखिए, ना तो वो वाणिज्य स्नातक हो सकता है, ना विधि स्नातक हो सकता है, और ना MBA जिसने किया वो हो सकता है। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है CA वो हो सकता है, ठीक है, या सरकार किसी को ऑथराइज करती है विशेष परिस्थितियों में। निम्नलिखित में से कौन सही संपत्ति है? तो कोयला खान। उद्धृत मूल्य संबंधित होता है अंश से। प्रत्येक सदस्य के लिए लेखांकन या लेखाकर्म होता है, तो ऑप्शन सी सही है, तो वो आवश्यकता होती है। सामान्यतः एक छोटे एकल व्यापार में अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑप्शन सी इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये आज के जो थर्ड पार्ट था वो इसका ख़त्म हो चुका है क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। तो ये अगर मैं कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट आपको लिए तैयार करूँगा तो वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो 3 पार्ट में मैंने ये क्वेश्चन बैंक आपका ख़त्म कर दिया है। तो कुछ और अदर इम्पोर्टेंट जब मैं कुछ दिनों में तैयार करूँगा तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। तो फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, और मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, ठीक है। अब थोड़े से मैं कुछ ई-कॉमर्स के और इकोनॉमिक लॉ के इंग्लिश में भी क्वेश्चंस दूंगा, जैसे कि मैंने MCOM के भी सब्जेक्ट्स स्टार्ट कर रखे हैं। तो अगर आप पे कोई जानकार हो तो आप उन्हें कह सकते हैं कि MCOM के भी सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप इसमें मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू।